Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 31st July 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comments section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is a quote which reads, "The wise win before the fight, while the ignorant fight to win." तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर मंडे को हम लोग एक कोट कवर करते हैं इंडियन एक्सप्रेस से। इंडियन एक्सप्रेस में यूपीएससी रिलेटेड या आईपीएससी रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट या अच्छे कोट्स हैं वो आते रहते हैं। तो ये कोट भी मुझे अच्छा लगा, इम्पोर्टेंट लगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ये जो आइडिया है दैट कैन बी यूजफुल फॉर एस्से राइटिंग, या तो सीधा सीधा एस्से में आपको देख सकता है, या तो फिर ये आइडिया जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एस्से राइटिंग में हेल्पफुल हो सकता है। एंड एथिक्स पेपर में भी आपको पता है थिंकर्स के कोट्स अक्सर आ जाते हैं जिसमें आपको एलाबोरेट करना होता है, तो सच कोट्स कैन कम इन एथिक्स पेपर ऑल्सो। कोट जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ऐसा है कुछ, द वाइज विन बिफोर द फाइट while द इग्नोरेंट फाइट टू विन। देखिए, ध्यान से समझिए इस बात कि जब भी हम लोग मंडे को कोई कोट पढ़ते हैं और उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, तो उसके पीछे इंटेंशन ये नहीं होता है कि यही कोट अगर एग्जाम में आ गया तो हम ये सारी बातें लिख देंगे। नो, दैट इज नॉट द इंटेंशन। द इंटेंशन इज कि किसी भी कोट को हमें एनालाइज करने आना चाहिए, उसका मीनिंग निकालना आना चाहिए। यूपीएससी या एपीएससी मेंस में कोट किसने दिया है ये बता करके कभी भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। जैसे कि आपने अगर ये बता दिया कि दिस कोट इज एसोसिएटेड विद टू चाइनीज जनरल्स ऑफ एंशियंट टाइम, सुन जू एंड जूगे लियांग, अगर आपको ये याद भी है तो इससे आपको कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला है। इफ इट कम्स इन एथिक्स पेपर देर इज नो पॉइंट इन राइटिंग की हु गेव दिस कोट। अगर आप लिख भी देते हैं तो उससे आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। मार्क्स यू विल गेट फॉर एनालाइजिंग और मेकिंग इट क्लियर टू द एग्जामिनर कि आपको इस कोट का मतलब समझ आ गया है। तो हर बार जब हम किसी कोट को ब्रेक डाउन करेंगे और एनालाइज करेंगे मंडे टू मंडे, तो आपको वो टेक्निक सीखने की कोशिश करनी है। जैसे मैंने अभी तक इस कोट के बारे में बताया नहीं है। यू शुड बी एबल टू, और एटलीस्ट यू शुड पॉज द वीडियो नाउ एंड ट्राई टू मेक अ गेस कि इस कोट का क्या मतलब होना चाहिए आपके हिसाब से। इस वीडियो को पॉज करें, सोचें और उसके बाद आगे का एक्सप्लेनेशन देखें, और फिर मैच करें कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और ये जो एक्सप्लेनेशन है मेरी, उसमें कोई रिजेम्बलेंस है या नहीं। तो देखते हैं, ये जो कोट है दैट इज एसोसिएटेड विद दीज टू जनरल्स ऑफ एंशियंट टाइम फ्रॉम चाइना, सुनजू एंड जूगे लियांग। जैसा कि मैंने आपको कहा, सुनजू इज वेरी प्रोमिनेंट थिंकर, वॉर स्ट्रेटेजिस्ट। चाइना से, एंशियंट चाइना को ये बिलोंग करते हैं। उनकी एक बुक है द आर्ट ऑफ वॉर, विच इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक ऑन वॉरफेयर। और कौटिल्य की अर्थशास्त्र जो इंडिया में है, उससे इक्वेट किया जाता है कभी कभार द आर्ट ऑफ वॉर को। वहां पे अगर आपने पॉलिटिकल साइंस कभी पढ़ी है तो कौटिल्य की जो मंडल थ्योरी है दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ गुड स्ट्रैटेजी ऑन आर्ट ऑफ वॉर। वैसे ही सुंजू की ये जो बुक है द आर्ट ऑफ वॉर, विच इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक ऑन वॉरफेयर। ये जो कोट है, दिस इज बेसिकली हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का क्या महत्व होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, ये कोट उसी पे है। तो इसी कारण से हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है जयशंकर साहब ने एक बुक लिखी थी 2020 में, द इंडिया वे, स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। उसमें उन्होंने एक चैप्टर जो चाइना को डिवोट किया है, उसमें उन्होंने इसी कोट के साथ उस चैप्टर की शुरुआत की है। द वाइज विन बिफोर द फाइट वाइल इग्नोरेंट फाइट टू विन। आई होप नाउ यू हैव स्टार्टेड टू मेक सेंस आउट ऑफ इट। डिप्लोमेट्स जो होते हैं उनका काम होता है लड़ाई को अवॉइड कराना, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन को अवॉइड कराना। उनका काम होता है कि जो हमारे देश का इंटरेस्ट है वो अचीव भी हो जाए बिना किसी कन्फ्रंटेशन के, बिना किसी वॉर के। तो चतुर लोग, समझदार लोग वो होते हैं जो बिना लड़ाई किए जीत जाएं, जबकि बेवकूफ लोग हमेशा लड़ाई करने के लिए तैयार रहते हैं। दिस इज द मीनिंग, एकदम क्रूड मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर कोट। तो दिस कोट सेज कि एक्टिव वॉर बिटवीन टू अपोजिंग साइड इज नॉट मेनली अबाउट विनिंग अ फिजिकल फाइट। फिजिकल फाइट जीतना कभी भी किसी भी समझदार आदमी का पर्पस नहीं होना चाहिए। बेसिकली कोई भी वॉर की शुरुआत कहां से होती है? किसी डिसएग्रीमेंट से। जब दो लोगों के बीच में पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो, तो
डिसएग्रीमेंट को ऐसे खत्म किया जाए ताकि आपका इंटरेस्ट फुलफिल हो, दैट शुड बी योर गोल, rather than attacking the opposite party, rather than having a physical fight with the opposite party. So ultimately an active war is framed as the failure to come to an agreement and failure on the part of those involved. सरल भाषा में इसका मतलब है कि फिजिकल फाइट या वॉर तभी होती है जब हम लोग किसी अग्रीमेंट पे, दो अपोजिंग पार्टी किसी अग्रीमेंट पे अराइव नहीं कर पाते, और ये दोनों ही पार्टी के लिए नुकसान होता है जब व्हेन दे गो टू वॉर. सो बोथ पार्टी शुड लुक फॉर वेज टू अवॉइड वॉर, और दोनों ही साइड से जिस साइड की देश की डिप्लोमेसी अच्छी होगी वो वॉर को भी अवॉइड कर लेगा और अपने लिए बेहतर से बेहतर अग्रीमेंट भी साइन करा लेगा जिसमें हमारा नेशनल इंटरेस्ट बेहतर तरीके से पूरा हो. सो इस कोर्ट में बेसिकली ये एडवाइस दिया गया है कि इन अ वे टू विन अ वॉर अगेंस्ट एन एंटिटी इज नॉट टू हैव वॉर एट ऑल. इस लाइन का मतलब आप समझ गए तो आपको अपने पर्सनल जीवन में भी काफी ज्यादा मदद मिलेगी. सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी लड़ाई को जीतने का कि आप उस लड़ाई को लड़े ही नहीं, और बिना लड़े ही आपके जो इंटरेस्ट्स हैं वो पूरे हो जाएं. तो विजडम लाइज इन प्री एम्प्टिंग ए सिचुएशन विच माइट एस्केलेट इनटू वॉर. यही है चतुराई कि आप ऐसे सिचुएशन क्रिएट करें जहां पे लड़ाई हो ही नहीं, एंड स्टिल यू गेट टू फुलफिल योर ओन इंटरेस्ट. तो सुंजू का दूसरा कोड भी इससे मिलता जुलता है. To win 100 victories in 100 battles is not the supreme of excellence. To subdue the enemy without fighting is the supreme of excellence. बिना लड़े ही अगर आप एनिमी को दबा दें, हरा दें, तो वो है बेस्ट डिप्लोमेसी. ये आर्टिकल हाल फिलहाल में, या ये कोट हाल फिलहाल में पर्टिनेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ रसियाज इन्वेजन ऑन यूक्रेन. आपको सुन करके ये जो बातें अभी तक मैंने कही हैं ये ऑब्वियस लग रही है कि ऐसा ही तो होना चाहिए. सर इसमें कौन सी नई बात है? बट यू सी, व्लादिमीर पुतिन्स डिसीजन टू इन्वेड यूक्रेन is not in this line or in this idea. Vladimir Putin could have resorted to 100 other ways. यूक्रेन पे अटैक करना was not the only option. He could have resorted to other ways. और ये मेरा ओपिनियन नहीं है क्योंकि ये इतने बड़े टॉपिक हैं जिसके लिए मेरी समझ काफी लिमिटेड है. So I am not a person to make a statement on Vladimir Putin. So I'm simply reading the ideas that have been put or given in this article of Indian Express. तो ये आर्टिकल कहता है कि कई दफा, वैसे तो दिस आइडिया जो ये कोट है ये सीम्स क्वाइट ऑब्वियस, yet many a times great leaders or statesmen are found deviating from this idea. And simply because of their own personal prestige, they don't want to be seen backing down, and they resort to war even when that could have been avoided, even when that was not needed. और ये particular example is the best one. और यहीं पे समझ आती है, बात आती है इंपॉर्टेंस ऑफ डिप्लोमेसी. रसिया कुड हैव यूज्ड मेनी अदर pressure tactics to get Ukraine in line with its own interest, but Russia resorted to the ultimate action, which is war. और उसमें रसिया का नुकसान ज्यादा हो रहा है. अगर आप being one of the military superpower, if you are not been able to force Ukraine to surrender after 1.5 year of war, that means you have lost the war. अगर आपने गेम को शुरू किया है और आप मिलिट्री सुपर पावर माने जाते हैं और आप गेम शुरू करके अब उसको खत्म नहीं कर पा रहे, तो वर्ल्ड लीडर्स, स्ट्रैटेजिस्ट्स सी दिस आज डिफीट ऑफ रसिया. तो यहाँ पे इस आर्टिकल में पूरी तरह से इंपॉर्टेंस ऑफ डिप्लोमेसी पे फोकस किया गया है कि द रोल ऑफ अ डिप्लोमेट इज कंसिडर टू अवॉइड कन्फ्रंटेशन. एक डिप्लोमेट का काम होता है कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करना, एंड अराइव एट एन एग्रीमेंट विच इज बेनिफिशियल फॉर हिज और हर कंट्री. अपने देश के लिए जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल आउटकम हो सकता है, क्योंकि लड़ाई लड़के तो कोई बेनिफिट मिलने वाला है नहीं. अभी पाकिस्तान से भी लड़ाई लड़के तो कोई फायदा है नहीं, चाइना से भी लड़ाई लड़के तो कोई फायदा है नहीं. डिप्लोमेट्स का काम वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो ऐसे माहौल क्रिएट करें और ऐसे अग्रीमेंट साइन करवाएं पाकिस्तान या चाइना से कि जिससे हमारा इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा पूरा हो. और इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है जयशंकर साहब कहते हैं कि लॉर्ड कृष्णा एंड लॉर्ड हनुमान और वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डिप्लोमेट, की दुनिया के सबसे पहले
और ग्रेट डिप्लोमेट्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो आप अगर मान लीजिए कि कभी यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हो और उसमें अगर आपकी टॉप प्रायोरिटी है आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, तो फिर आपसे डिप्लोमेट्स के क्या ट्रेड्स होने चाहिए उस पर सवाल पूछा जा सकता है कि एक डिप्लोमेट की क्या खासियत होनी चाहिए और किस कॉन्टेक्स्ट में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कहते हैं कि लॉर्ड कृष्णा एंड लॉर्ड हनुमान वे आर वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डिप्लोमेट। देखिए, महाभारत शुरू होने से पहले लॉर्ड कृष्णा ने भी अपने तरफ से तमाम कोशिशें की कि वॉर को अवॉइड किया जा सके। तो वॉर शुरू होने से पहले आप देखा भी होगा, महाभारत में थोड़ा पढ़ा भी होगा कि महाभारत शुरू होने से एक शाम पहले कृष्ण जाकर के मिलते हैं दुर्योधन से और उसको एक आखिरी बार समझाने की कोशिश करते हैं कि इस वॉर से देखो किसी का फायदा नहीं होने वाला है, अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू बी द लूजर, बिकॉज ऑन द अदर साइड मैं खुद भगवान कृष्ण हूं, दूसरे साइड में तो पांडवों का साइड तो हारने वाला देखो है नहीं। दिस वॉज ए काइंड ऑफ मैसेज ही गेव टू दुर्योधन, लेकिन दुर्योधन वॉज नॉट विलिंग टू लिसन टू कृष्ण, बट एटलीस्ट कृष्णा ट्राइड and till the very end he tried to avoid the war and win the war even before the war is fought. Similarly, Hanuman, he went to Sri Lanka and he tried to convey the threat in best possible manner to uh, रावण कि देखो अगर वॉर होगा तो यू आर गोइंग टू लूज इट। सो हनुमान ट्राइड हिज बेस्ट टू अवॉइड द वॉर एंड कन्विंस रावण टू रिटर्न सीता। So this is how these two exemplified ki what is the role of a diplomat. A diplomat should try till the very end to avoid direct confrontation and get the job done. And what happens when war cannot be avoided? अब अगले बात आती है, दोनों ही केस में आपको पता है, देखिए लॉर्ड कृष्णा एंड लॉर्ड हनुमान बोथ ऑफ देम कुड नॉट अवॉइड वॉर। तो एक केस में महाभारत हुआ, दूसरे केस में रामायण हुआ। तो ऐसे भी सिचुएशन आते हैं व्हेन वॉर कैन नॉट बी अवॉइडेड। Sometimes diplomacy fail despite your best of the best efforts. तो even when war cannot be avoided, आप war लड़ो भी तो भी आपकी कोशिश होनी चाहिए कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अवॉइड करें। यू कैन नॉट पुट ऑफ अ फायर विथ फायर, फायर को फायर से बुझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बेसिकली अभी तक आप जो पढ़ रहे थे वो उसके लिए हिंदी में एक कहावत भी है कि जब घी सीधी उंगली से निकले तो उसके लिए उंगली टेढ़ी नहीं करनी चाहिए, ये भी आपने सुना होगा। बट बहुत बार डिप्लोमेसी फेल हो जाती है, उस केस में भी वन शुड नॉट डायरेक्टली कन्फ्रंट द एनिमी, वन शुड नॉट पुट फायर अगेंस्ट फायर। उस केस में भी तरीके लेने चाहिए डिसेप्शन के, लाइज के, ताकि एनिमी को आप ज्यादा से ज्यादा उसके रिसोर्सेज को वेस्ट कराएं ताकि आपके जीतने के चांसेस बढ़े। दैट इन दैट सेंस ऑल्सो दिस कोट इज पर्टिनेंट कि द वाइज ट्राई टू विन द वॉर बिफोर द वॉर इज फॉट। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, सीधा सीधा लड़ाई एक समझदार आदमी नहीं करता है। तो इस चीज को इलाबोरेट किया है एग्जाम्पल के साथ कि अगर लड़ाई होती भी है, अगर डिप्लोमेसी फेल भी हो जाता है, तो उस केस में कैसे अपने एनिमी को हमें प्रेएम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, उसके रिसोर्सेज को वेस्ट कराने की कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए कॉर्नल यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बैरी स्ट्रॉस एग्जाम्पल देते हैं वर्ल्ड वॉर टू का। देखिए वर्ल्ड वॉर टू में आपको पता है कि जर्मनी के लीडर हिटलर के अंदर जर्मनी ने फ्रांस को अक्वायर कर लिया था, रातों रात अक्वायर, मतलब फ्रांस वाज नॉट एबल टू रेजिस्ट जर्मनी एंड फ्रांस वाज अक्वायर्ड बाय जर्मनी। और यूके जैसे तैसे बचा हुआ था बिकॉज ऑफ दिस इंग्लिश चैनल। जर्मनी फोर्सेस वे आर नॉट एबल टू क्रॉस दिस इंग्लिश चैनल एंड कैप्चर यूके, ये थोड़ा ज्यादा कठिन होता, बट फ्रांस को तो उन्होंने कैप्चर कर लिया था। अब जो अलाइड फोर्सेस थे, यूके और यूएस के जो फोर्सेस थे, उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि फ्रांस को रिकैप्चर करें, क्योंकि फ्रांस को रिकैप्चर करेंगे तब तो वापस से यूरोप के इस मेनलैंड पे उनके सोल्जर्स उतर पाएंगे, तब तो जर्मनी के साथ वो फाइट कर पाएंगे। तो लैंडिंग ऑन द फ्रेंच कोस्ट एंड रिकैप्चरिंग फ्रांस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फॉर द अलाइड फोर्सेस, यूके एंड यूएस फोर्सेस। इसके लिए इन्होंने क्या तरीके अपनाए, देखिए ये जब भी कोशिश करते, यहाँ पे ये बीच ऑफ नॉर्मैंडी है, तो बीच ऑफ नॉर्मैंडी यहाँ पे उनको लैंड करना था। यूके से फोर्सेज आने थे, अलाइड फोर्सेस, और उनको यहाँ बीच ऑफ नॉर्मैंडी पे लैंड करना था। लेकिन यहाँ वो जब भी कोशिश करते तो उनको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस झेलने को मिलता था फ्रॉम द जर्मन फोर्सेस।
तो फिर इन्होंने क्या किया, अलाइड फोर्सेस ने, इन्होंने फायरिंग शुरू की, इन्होंने मिसाइल्स गिराने शुरू किए। दे स्टार्टेड टू ड्रॉप बॉम्ब्स थ्रू एयरक्राफ्ट, उन्होंने एयरक्राफ्ट के थ्रू बॉम्ब गिराने शुरू किए इस जगहों पे, राइन रिवर के, हम सो सॉरी, सीन रिवर के। ये जो सीन रिवर है जिसके किनारे पेरिस शहर बसा हुआ है, उनको उतरना था यहाँ पे, इस नॉर्मैडी कोस्ट पे। उन्होंने सीन रिवर के आसपास पे बॉम्बार्डिंग शुरू कर दी, यहाँ पे बॉम्बार्डिंग शुरू कर दी। उससे हुआ क्या कि जर्मन फोर्सेस थोड़े से डाइवर्ट हुए और कई सारे फोर्सेस को इस जगह पे उन्होंने डाइवर्ट किया जहां पे बॉम्बार्डिंग हो रही थी। इस कारण से बीच ऑफ नॉर्मैडी पे जो उनका गार्डिंग था वो कमजोर हुआ, एंड दैट अलाउड अ स्पेस फॉर द अलाइड फोर्सेस टू लैंड देयर फोर्सेस ऑन बीच ऑफ नॉर्मैडी। यूके यूएस के फोर्सेस बीच ऑफ नॉर्मैंडी पे लैंड हुए और उसके बाद काउंटर ऑफेंस शुरू हुआ। फ्रांस को वापस लिया गया एंड देन जर्मनी वाज डिफीटेड एंड हिटलर कमिटेड सुसाइड एंड विद दैट लेटर ऑन वर्ल्ड वॉर टू केम टू एन एंड। तो ये अगेन एक एग्जांपल है कि आप सीधा सीधा फायर को फायर से बुझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। डिप्लोमेसी फेल्ड विथ हिटलर, दैट इज व्हाई वॉर वाज गोइंग ऑन। तो अलाइड फोर्सेज अगर सीधा सीधा जर्मन फोर्सेस से टकराने की कोशिश करते तो दैट वोंट बी कंसिडर्ड एज विजडम। तो व्हाट दे सेड और व्हाट दे डिड, they tried to divert German forces by bombarding on the northeastern region of Seine River, and that is how they got a breathing space to land on the beach of Normandy, which was a decisive moment. इसको कहा जाता है D-Day in World War II, a decisive day when the Allied forces secured some territory on the beach of Normandy, 6 June 1944. अब ये जितने भी आइडियाज हमने सीखे हैं इसको अभी हमने इंटरनेशनल लेवल पे या डिप्लोमेसी पे अप्लाई किया है, लेकिन कभी भी अगर आप एस्से लिख रहे हो तो आपको वो सारे आइडियाज को पर्सनल लेवल पे भी इंप्लीमेंट करके दिखाना होगा कि पर्सनल लेवल पे इस आइडिया का क्या इंपॉर्टेंस है और इससे आपने क्या सीखा। और अगर कभी एथिक्स में भी आप कोर्ट को एलाबोरेट कर रहे हो तो पर्सनल लेवल पे उसका इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो पर्सनल लेवल पे भी सेम आइडिया इज पर्टिनेंट। अगर आपका मान लीजिए किसी से इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट हो भी जाता है, किसी इंसान से आपको ज्यादा टेंशन हो भी जाता है, बकझक हो भी जाती है, पॉइंट ऑफ ओपिनियन जो है या उसमें काफी डिफरेंसेज आ जाते हैं, तो भी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करना कभी भी किसी भी समझदार आदमी की पहचान नहीं होती कि सीधा सीधा मारपीट कर लिया, लड़ाई कर लिया। नो, अवॉइड इट, अवॉइड डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। ट्राई टू लुक फॉर कॉमन ग्राउंड कि ठीक है हमारे डिफरेंसेस हैं बट कुछ तो कॉमन ओपिनियन है, लेट्स फाइंड कॉमन ग्राउंड एंड ट्राई टू अराइव एट अ सॉल्यूशन और अग्रीमेंट जहां पे दोनों का इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा पूरा हो, क्योंकि लड़ाई कर लोगे तो दोनों में से किसी का कुछ भी इंटरेस्ट पूरा नहीं होगा। सो यू अंडरस्टैंड द trait of a wise person is not to vent out anger or frustration। गुस्सा निकालना और सामने वाले को पीट देना ये किसी भी समझदार आदमी की पहचान नहीं होती है। समझदार आदमी हमेशा अपने इंटरेस्ट को कैसे पूरा किया जाए उसके लिए वो कॉशस रहता है। तो मारपीट कर लेना इज नेवर ए सॉल्यूशन। आप किसी से आपको कितनी भी ज्यादा इरिटेशन होती है, चिढ़ होती हो, येट यू ट्राई टू फाइंड अ कॉमन ग्राउंड एंड ट्राई टू अराइव एट एन अग्रीमेंट सो दैट यू कैन गेट बेस्ट आउट ऑफ द डील फॉर योरसेल्फ, and that is always better than going at direct confrontation with that person. To safeguard your position, as Sunju suggests, it is important to have considerable knowledge of your opponent। अगर आपको अपना अग्रीमेंट में या उससे बातचीत में अपने लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट आउटकम निकालना है तो आप उसके बारे में पहले से नॉलेज लीजिए और फिर इस तरह से नेगोशिएट कीजिए कि यू गेट बेस्ट। उसकी वीकनेसेस को पता कीजिए, उस वीकनेसेस को इनडायरेक्टली उसके सामने रखिए कि देखो ये बात मैं जानता हूँ, उसका फायदा उठा करके यू ट्राई टू गेट बेस्ट ऑफ द बेस्ट फॉर योर सेल्फ। बेसिकली बेस लाइन ऑफ दिस कोट, ये जो कोट है पर्सनल लेवल पे अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो दिस कोट इज इंडिकेटिंग एट emotional intelligence। We need to keep control on our emotions and we need to channelize those emotions in such a manner that we get best outcome for that। जैसे एंगर एक इमोशन है, उस एंगर को चैनलाइज करना सीखिए, गुस्से को पालना सीखिए, गुस्से को एक सही डायरेक्शन देना सीखिए, ना कि जैसे गुस्सा है तो सामने वाले से मारपीट कर लीजिए। तो बेसिकली दिस कोट इज आस्किंग अस टू रेस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट। रिएक्ट इज अ सडन आउटबर्स्ट of your emotions, while response is you check your emotions, then you guide those emotions as per your own understanding in order to get best possible outcome for yourself। इस
पर्टिकुलर टॉपिक का मैं रिवीजन पेज नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ये तो समझने वाली बात थी, इसको रटना नहीं है पीटी पर्सपेक्टिव से, इसलिए मैं इसको नहीं दे रहा हूं। जो भी मैं रिवीजन पेज देता हूं वो सारे टॉपिक्स वो हैं जिनको पीटी पर्सपेक्टिव से याद रखना है। तो नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली फ्रॉम हेल्थ सेगमेंट। तो देखिए 28 जुलाई, जो बीता हुआ 28 जुलाई है, दैट वाज ऑब्जर्व वर्ल्ड वाइड एज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ऑब्जर्व किया जाता है इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस अगेंस्ट हेपेटाइटिस। इस साल वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का थीम था वन लाइफ वन लीवर। आखिर एक ही तो लीवर है, जब तक वो ठीक से चल रहा है तब तक जिंदगी चल रही है। दैट वाज द आइडिया बिहाइंड द थीम। हेपेटाइटिस के बारे में समझ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लीज डोंट ट्राई टू मग अप कि कौन से दिन हेपेटाइटिस डे होता है और क्या इसका थीम था। अगर ऐसे रटोगे तो पागल हो जाओ। हर दिन तो कोई ना कोई डे होता ही है, सबका कुछ ना कुछ थीम होता है। डोंट ट्राई टू मग अप। इफ एनी क्वेश्चन हैज टू कम, इट विल कम फ्रॉम दिस सेगमेंट। हेपेटाइटिस क्या होता है? तो यू सी, हेपेटाइटिस एक बीमारी है लीवर से रिलेटेड, जिसमें लीवर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। हेपेटाइटिस हैपेंस बिकॉज ऑफ ग्रुप ऑफ वायरसेस नोन एज हेपेट्रोटॉपिक वायरसेस, यानी कि लीवर डैमेजिंग वायरसेस। और ये अलग अलग तरह के वायरसेस होते हैं, वायरस ए बी सी डी ई। तो हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई, दीज आर कॉज्ड ड्यू टू कॉन्टैमिनेटेड वाटर और फूड। अगर आप कोई कॉन्टैमिनेटेड खाना या पानी पी ले तो आपको हेपेटाइटिस ए या ई हो सकता है। और अगर आपको हेपेटाइटिस ए हुआ है या ई हुआ है, उसके बाद यू गेट वल्नरेबल टू दी सेट ऑफ हेपेटाइटिस विच इज हेपेटाइटिस बी सी एंड डी। तो हेपेटाइटिस बी सी एंड डी स्प्रेड थ्रू द कॉन्टैक्ट विद द ब्लड ऑफ समवन हु हैज द डिजीज। तो अगर पहले से किसी को हेपेटाइटिस ए या ई है या बी सी डी भी है, उसके कॉन्टेमिनेटेड ब्लड से या बॉडीली फ्लूइड से, जैसे सलाइवा वगैरह से, हेपेटाइटिस बी सी या डी हो सकता है। फिर से समझिए, हेपेटाइटिस ए या ई कॉन्टैमिनेटेड फूड या वाटर से होता है। हेपेटाइटिस बी सी डी दूसरे किसी इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडीली फ्लूइड से होता है। वैक्सीनेशन ऑफ हेपेटाइटिस ए एंड बी इज पॉसिबल। अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो हेपेटाइटिस ए एंड ई आर सेल्फ लिमिटिंग, मतलब हेपेटाइटिस ए या ई के से अगर आप इन्फ्लिक्टेड हैं तो लगभग 2 महीने के अंदर वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी एंड सी का इफेक्टिव मेडिकेशन अवेलेबल है। दीज आर फ्यू इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू कीप इन माइंड while solving a question. तो हेपेटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर, हेपेटाइटिस ए एंड ई फूड एंड वाटर कंटामिनेशन से होता है। हेपेटाइटिस बी सी डी spread through bodily fluid of an infected person. Hepatitis A and E is self-limiting, they go away on their own. Vaccination of A and B is available. तो हेपेटाइटिस से रिलेटेड यूपीएससी ने 2019 प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा था। Please attempt this question and you can submit the answer in the comment section. The next article is about Mission Life. This topic is important from our syllabus GS Paper 3 Environment point of view. मिशन लाइफ, इससे रिलेटेड तो एपीएससी ने मेंस में भी सवाल पूछ लिया इस साल। तो ये जो मिशन लाइफ का कॉन्सेप्ट है, दिस वाज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड बाय नीति आयोग। मिशन लाइफ का कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली लोगों का जो जीवन का तौर तरीका है उसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके में कन्वर्ट करना, इसको नाम दिया गया मिशन लाइफ। ये आइडिया कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया नीति आयोग द्वारा और इसको लॉन्च किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल। अनाउंसमेंट कर दिया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26 में ही 2021 में एट ग्लासगो, कि हम लोग भारत मिशन लाइफ लेकर के आ रहा है, जिसमें बाकी दुनिया के देशों को भी वो इनकरेज करेगा इस तरह का मूवमेंट लाने के लिए। बट लॉन्च किया हमने फॉर्मली 2022 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्रॉम केवड़िया गुजरात। छोड़िए कहाँ से लॉन्च हुआ, क्या हुआ, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि मिशन लाइफ है क्या। मिशन लाइफ सरल भाषा में सारे वो काम काज करने के तौर तरीके, हमारा जीवन का तौर तरीका ऐसा चेंज किया जाए जिससे इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्शंस जो हैं वो ज़्यादा ज़्यादा प्रमोट हो। फॉर एग्जाम्पल, कई सारे लोगों की आदत होती है कि मोटा ब्लैंकेट लेकर के सोते हैं और एसी का टेम्परेचर कर देते हैं 16 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली अप्रोच नहीं है। इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की या इतनी ज़्यादा एसी तेज जरूरत नहीं थी। आप 24 के आसपास
एसी का टेम्परेचर रखिए और उस हिसाब से एक थिन सा कोई शीट लेकर के सोइए। तो दैट वुड बी एन एनवायरमेंट फ्रेंडली अप्रोच। छोटी छोटी बातें हैं, बट ये सारी चीजें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर लार्जर स्केल पे प्रैक्टिस किया जाए तो दैट कैन हेल्प इन सेविंग सम पावर, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो कोल इस्तेमाल होता है वो भी कम बर्न होगा, तो इससे एनवायरमेंट पॉल्यूशन कम होगा। एक छोटा सा एग्जांपल है, हम लोग साइकिलिंग ज्यादा ज्यादा करने लगे कहीं छोटे मोटे जगहों पे आसपास में जाने के लिए, तो दैट इज हाउ एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल को प्रमोट करना, दैट इज फर्स्ट गोल ऑफ मिशन लाइफ एज पर नीति आयोग। दूसरा गोल है को क्रिएट ग्लोबली। को क्रिएट ग्लोबली का मतलब इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई एनवायरमेंट फ्रेंडली अप्रोच किसी भी देश ने डेवलप किया है तो उसको इंडिया में ला करके इम्प्लीमेंट किया जाए। तीसरा, लेवरेज लोकल कल्चर्स। तो इंडिया के अंदर भी लोकल कल्चर है, इंडिया भी तो काफी डाइवर्स है। अलग अलग जगहों के जो लोकल कल्चर है एनवायरमेंट फ्रेंडली अप्रोचेस, जैसे कि घर को ठंडा रखने के लिए कई सारे जगहों पे रूफ शेडिंग ऐसे की जाती है ताकि घर जो है ठंडा रहे, वहां पे ना एसी की जरूरत कम पड़ती है, एयर कंडीशनिंग की। तो लोकल कल्चर का इस्तेमाल करना, ग्लोबल आइडियाज को लेना, ग्लोबल आइडियाज को लेकर के लोकल तरीके से इस्तेमाल करने पे एपीएससी ने मेंस में प्रश्न भी पूछ लिया, मुझे लगता है ऐसे आया था, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, राइट। तो यही वही बातें थी। ये तीन मेन गोल हैं मिशन लाइफ के। मिशन लाइफ का टैगलाइन है P3 मॉडल, प्रो प्लैनेट पीपल मॉडल। मिशन लाइफ कॉन्सेप्चुअलाइज किया नीति आयोग ने, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने वाला एजेंसी है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये जो करंट न्यूज है कि मिशन लाइफ हैज बीन लॉन्च्ड इन नेपाल आल्सो, दिस न्यूज इज नॉट इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम नॉट रीडिंग इट। मिशन लाइफ कॉन्सेप्चुअलाइज्ड बाय नीति आयोग, implemented by Ministry of Environment. Theme is P3, Pro Planet People. Objective is to make environment friendly lifestyle a mass movement. जन आंदोलन बनाया जाए environment friendly lifestyle को। को क्रिएट ग्लोबली मतलब ग्लोबल आइडियाज को हमारे देश में इंप्लीमेंट किया जाए। लेवरेज लोकल कल्चर ऑल्सो। टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है। Please attempt this question and you can submit the answer in the comment section. The next article is about urea gold. This topic is important from our syllabus GS paper 3 agri issues point of view. देखिए, यूरिया एक तरह का फर्टिलाइजर है, इनफैक्ट सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला फर्टिलाइजर है हमारे देश के अंदर, और इसी कारण से भारत सरकार यूरिया को हमारे फार्मर्स को काफी ज्यादा सब्सिडाइज रेट पे सस्ते दामों पे अवेलेबल कराती है। जो भी उनका मार्केट प्राइस है उसे काफी ज्यादा सस्ते दामों पे अवेलेबल कराती है, और भारत सरकार को बहुत ज्यादा पैसा यूरिया के सब्सिडी पे खर्च करना पड़ता है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो निकल करके आती है कभी कभार, वो ये है कि हमारे कुछ फार्मर्स सब्सिडाइज रेट पे यूरिया लेते हैं और उसको इंडस्ट्रीज को बेच देते हैं महंगे दामों पे, क्योंकि यूरिया का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में भी होता है और नॉर्मली यूरिया इंडस्ट्रीज को महंगे दामों पे मिलता है। यूरिया को सब्सिडाइज रेट पे सिर्फ फार्मर्स को दिया जाता है, तो फार्मर्स लेकर के यही यूरिया महंगे दामों पे इंडस्ट्रीज को बेच लेते हैं। क्योंकि इंडस्ट्री में यूरिया का इस्तेमाल होता है, वहां से जो नाइट्रोजन निकलता है यूरिया से, दैट कैन बी यूज्ड इन ग्लू इंडस्ट्री, प्लाईवुड, क्रॉकरी, मोल्डिंग पाउडर, कैटल फीड, अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल होता है। Diversion of urea, that is why diversion of urea to the industry is one of the major concern as far as subsidy on urea is concerned. तो डाइवर्जन को रोकने के लिए भारत सरकार लेकर के आई थी नीम कोटेड यूरिया पॉलिसी इन 2015, जिसमें भारत सरकार ने फैसला किया कि यूरिया जो भी फर्टिलाइजर के लिए इस्तेमाल होंगे उसके ऊपर नीम का ऐसा कोट चढ़ा दिया जाएगा। गवर्नमेंट मेड इट मैंडेटरी फॉर डोमेस्टिक फर्टिलाइजर फर्म्स to have a neem coat for at least 75% of the urea production. तो मिनिमम 75% यूरिया, हो सके तो 100%, लेकिन मिनिमम 75% यूरिया पे तो ऐसे नीम कोटिंग होनी ही चाहिए। ठीक है। एंड द गवर्नमेंट ऑल्सो अलाउड मैन्युफैक्चरर्स टू चार्ज अ स्मॉल 5% प्रीमियम ऑन नीम कोटेड यूरिया। तो नीम कोटेड यूरिया जो है वो उस पर 5% उनको एक्स्ट्रा पैसा भी मिलेगा जो यूरिया मैन्युफैक्चरर्स होंगे। नीम कोटेड यूरिया का डबल फायदा है जी। एक तो यूरिया के ऊपर चढ़ा हुआ ये जो नीम है, इट विल एक्ट एज ए पेस्टिसाइड, तो कीड़े मकोड़ों को भी मारेगा। दूसरा, इट विल प्रिवेंट डाइवर्जन ऑफ यूरिया फॉर इंडस्ट्रियल यूज। तीसरा, एक और फायदा है जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आई विल ऐड दैट, कि नीम कोटेड यूरिया होने से यूरिया से नाइट्रोजन जो है वो काफी स्लो तरीके से रिलीज होता है फॉर द प्लांट्स। यूरिया से फर्टिलाइजर, यूरिया से जो नाइट्रोजन निकलता है वो स्लो तरीके से प्लांट्स के रूट्स में रिलीज होता है,
इस कारण से प्लांट्स उसको बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब कर पाते हैं नाइट्रोजन को। तो आप कह सकते हैं कि नीम कोटेड यूरिया इंक्रीजेस नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी ऑफ द क्रॉप्स। अब करंट न्यूज देखते हैं। देखिए, नीम कोटेड यूरिया जैसा ही एक दूसरा सल्फर कोटेड यूरिया लाया गया है, जिसको नाम दिया गया है यूरिया गोल्ड। यूरिया गोल्ड वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इवेंट इन राजस्थान सीकर रीजन। तो यूरिया गोल्ड इज ए न्यू वैरायटी ऑफ यूरिया विच इज कोटेड विद सल्फर। तो यूरिया गोल्ड का फायदा क्या होगा? इट विल हेल्प अस इन एड्रेसिंग द डेफिशिएंसी ऑफ सल्फर इन द सॉइल। और अगर यूरिया गोल्ड की बात की जाए तो ये नीम कोटेड यूरिया से भी बेहतर है एज फार एज इकोनॉमिक वाइबिलिटी एंड एफिशिएंसी इज कंसर्न। यानी कि ये नीम कोटेड यूरिया से सस्ता है और नीम कोटेड यूरिया से भी ज्यादा बेहतर तरीके से ये नाइट्रोजन को स्लोली रिलीज करता है प्लांट्स के रूट्स में, जिससे नाइट्रोजन बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब हो सके। तो इकोनॉमिक वाइबिलिटी भी इसकी अच्छी है, सस्ता भी है और एफिशिएंट भी है एज फार एज नीम कोटेड यूरिया इज कंसर्न। तो सल्फर कोटेड यूरिया, जिसको हम लोग कह रहे हैं यूरिया गोल्ड, इट फैसिलिटेट्स ग्रेजुअल रिलीज ऑफ नाइट्रोजन देयर बाय इनहांसिंग इट्स अवेलेबिलिटी एंड अपटेक बाय द क्रॉप्स। एंड उसके ऊपर से द इंक्लूजन ऑफ ह्यूमिक एसिड इन यूरिया गोल्ड फर्दर एक्सटेंड्स इट्स लाइफस्टाइल और लाइफ स्पैन एज अ फर्टिलाइजर। तो आप कह सकते हैं कि ये जो नीम कोटेड यूरिया है, इसके तुलना में यूरिया गोल्ड हर मामले में अच्छा है, चाहे एफिशिएंसी हो, इकोनॉमिक वायबिलिटी हो। लेकिन एक मामला है जिसमें नीम कोटेड यूरिया इंपॉर्टेंट है या उसका एडवांटेज है ओवर गोल्ड, यूरिया गोल्ड, वो ये है कि नीम कोटेड यूरिया कैन बी यूज्ड एज अ पेस्टिसाइड, जो सल्फर कोटेड यूरिया तो नहीं हो सकता। तो देखिए, यूरिया गोल्ड विच इज बेसिकली सल्फर कोटेड यूरिया एंड नीम कोटेड यूरिया, ये दोनों they are helpful in slow release of nitrogen and hence better absorption of nitrogen by plants or crops. But urea gold is more economic and effective as compared to neem coated urea. ठीक है, तो यूरिया गोल्ड हर मामले में इकोनॉमिक इफेक्टिव है, बट ओनली डिफरेंस इज कि नीम कोटेड यूरिया एक्ट्स एज पेस्टिसाइड आल्सो अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग लाइक अ फर्टिलाइजर। टॉपिक बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था टाइगर रिजर्व से रिलेटेड, they aim to conserve both habitat and prey base of the tiger, that is correct. And tiger project tiger aims to in situ conservation of wild tigers, that is also true. इनमें से कौन सेमीकंडक्टर मटेरियल नहीं है? करेक्ट आंसर इज पैलेडियम। सेमीकंडक्टर पैलेडियम नहीं है। पैलेडियम बेसिकली दो सेमीकंडक्टर को कनेक्ट करने में काम आता है। दो सेमीकंडक्टर के जो चिप्स हैं उनको आपस में जोड़ने में काम आता है पैलेडियम, जबकि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर सेमीकंडक्टर्स। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।